जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली कपी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो बाहर आंखों पर चश्मा लगाए अपने ग्राहक के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। अरे चिड़िया बहन, शहाओ, देखो तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। तुम्हारे परों में मट्टी है और आंखों में नींद। आज तो जंगल में महारानी चील की जन्मदिन पार्टी है। अगर तुम ऐसे जाओगी तो सब तुम्हें बूढ़ी दादी समझेंगे। आओ जरा फेशियल करवा लो। कोमल चिड़िया अभी सोच ही रही थी कि तभी तोता अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाता है। बिजली, मेरी पत्नी की चोंच पालिश कर दो। जब से पड़ोसन मीना ने नई लिपस्टिक ली है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। और नहीं तो क्या, चीकू जी, इस मीना का रंग देखा है कैसे चमकती है। और एक मैं हूँ, ऐसे लगता है जैसे कच्ची सब्जी हूँ। बिजली, मुझे ऐसा सुंदर बना दो कि मैं सभी पक्षियों में से हसीन लगूं। अरे तोती बहन, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। मेरे पास ऐसा सुंदर मेकअप है, अगर मैं तुम्हें कर दूंगी तो मीना तुम्हारे सामने काली डाइन लगेगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी तोती का मेकअप करना स्टार्ट करती है। बिजली का भी एक कटोरा निकालती है जिसमें लाल मिर्चों का गाढ़ा पेस्ट बना हुआ था, और वो उस लाल मिर्चों के पेस्ट को तोती की चोंच पर लगा देती है। अरे बिजली, ये तुमने क्या लगा दिया है? मेरी चोंच से तो धुआं निकल रहा है। अरे तोती बहन, घबराओ नहीं, ये अंदरूनी चमक बाहर आ रही है। जितना ज्यादा चलेगा तुम्हारी चोंच उतनी ही लाल होगी। तोते, तुम्हारी पत्नी तैयार हो गई है, अब जल्दी से मुझे 2 मीठे फल दे दो। फिर तोता बिजली को 2 मीठे फल देता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया भी तोती की ऐसी हालत देखकर पहले ही वहाँ से भाग जाती है। कबूतर जी, सुना है बिजली ने अपना पार्लर खोला है। आज मुझे भी पार्लर पर तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाना है। बबली, तुम्हें क्या जरूरत है तैयार होने की? तुम तो पहले ही बहुत सुंदर हो। बंटी जी, आप हर बार ऐसा कहकर मुझे टाल देते हैं और खुद तैयार होकर जाते हैं। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलें, अभी चलें। फिर कबूतर अपनी पत्नी को लेकर बिजली के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाता है। बिजली, मेरी पत्नी को सुंदर सा तैयार कर दो। हाँ हाँ कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो पहले ही बहुत सुंदर है। बस इसे काला रंग लगाना है ताकि इसे नजर न लगे। और बिजली, मुझे भी तैयार कर दो। मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी में सभी कबूतरियों की नजर मुझ पर ही जम जाए। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं ऐसा ही तैयार करूँगी। बिजली कभी पुराने पेड़ की चिपचिपी गूंद निकालती है और उसे कबूतर के बालों में लगा देती है। कबूतर आईने में देखते हुए अपना सर हिलाने की कोशिश करता है। अरे बिजली, ये क्या, मेरा सर क्यों नहीं हिल रहा? अरे कबूतर भैया, ये बिजली का स्टाइल है। देखना, हवा चलने से भी आपके बाल नहीं हिलेंगे। अब आप जहाँ भी जाएंगे आपका ये हेयर स्टाइल हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाय हाय कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको किसी की नजर ना लगे। अपनी तारीफें सुनकर वो पति पत्नी खुश होते हैं और बिजली कपी को अनाज देकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर के जाते ही बुलबुल बिजली कपी के पार्लर में पहुँच जाती है। बिजली, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा सस्ता मेकअप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आईब्रोज ठीक करवानी है और मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो होना चाहिए कि जब मैं पार्टी में स्टेज पर गाऊं तो लाइट की जरूरत ना पड़े। मैं आम पक्षियों की तरह नहीं लगना चाहती। अरे बुलबुल रानी, आप तो हमारे पार्लर की वीआईपी कस्टमर हैं। आपके लिए तो मैंने खास रॉयल फ्रूट फेशियल बचा कर रखा है। बिजली कभी एक बाउल में कुछ गले सड़े टमाटरों का एक गाढ़ा लेसदार रस निकालती है। ये देखो बुलबुल बहन, ये खास बेरियां हैं जो सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर मिलती हैं। इसे लगाने के बाद आपका चेहरा लाल टमाटर की तरह चमकेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी एक बड़े ब्रश से बुलबुल के पूरे चेहरे पर वो चिपचिपा लाल रस लगा देती है। बिजली, ये क्या लगाया है? इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है। अरे बुलबुल, तुम्हें क्या पता, ये बदबू नहीं खुशबू है। ये तो अभी सेट होगी। जैसे ही सेट होगी तो देखना, हर तरफ खुशबू ही महक जाएगी। शाम होते ही जंगल में चील महारानी की जन्मदिन पार्टी शुरू हो जाती है।
हर तरफ रोशनी थी और जंगल के तमाम पक्षी वहाँ जमा थे। जैसे ही बिजली कवि के खास ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं तो पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। सभी पक्षी उनको देखकर हंसने लगते हैं। तोती तो चुपचाप बैठी हुई थी। मिर्चों की वजह से उसकी चोंच और बड़ी हो गई थी। चीकू जी, ठंडा पानी लाओ, मेरी चोंच में आग लगी हुई है। कबूतर के सर पर लगी हुई गूंज से अब उसकी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। वो तो स्टैचू की तरह सीधा खड़ा था, मुड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही बुलबुल स्टेज पर गाना गाने के लिए आती है तो ढेर सारी मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। चील महारानी हंसते हुए कहती है, अरे पक्षियों, ये सब क्या तमाशा है? ये सब तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? चील महारानी, ये सब बिजली के पार्लर का नतीजा है। दोस्तों, तुम सब की हालत तो बहुत बुरी है। ताहे बिजली ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट तुम पर ही किए हैं। बिजली, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पंख नोच लेंगे। जिस तरह मेरी चोंच लाल है, तुम्हें भी मार मार कर लाल कर देंगे। ऐसे वो सभी पक्षी गुस्से में चिड़िया को अपने साथ लेकर बिजली कवि के पार्लर पर जाते हैं। अरे दोस्तों, बिजली कवि के पार्लर पर तो ताला है, लगता है वो कहीं चली गई है। चिड़िया, देखो यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ो तो। हाँ तोते भैया, मैं पढ़ती हूँ। बिजली ब्यूटी पार्लर आरजी तौर पर बंद है। बिजली अपना ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए दूसरे जंगल के शाही पार्लर में गई है। शिकायत की सूरत में वो अगले साल आएगी। ये सब सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों वाह, बिजली ने तुम्हें सिर्फ झटका नहीं दिया बल्कि पूरी तरह शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तुम सब भी कितने नादान थे, दूसरों जैसे बनने के चक्कर में अपनी असलियत ही भूल गए। फिर कबूतर कहता है, चलो दोस्तों, अब पार्लर नहीं, सीधा नदी पर चलते हैं। आज हमें ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि गोता लगाने की जरूरत है। फिर सभी पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं ताकि बिजली का मेकअप धो सके। बिजली तो बचकर वहाँ से अनाज कमाकर भाग चुकी थी, लेकिन इस दिन के बाद से जंगल के किसी पक्षी ने भी दोबारा सुंदर बनने की कोशिश नहीं की। खूबसूरती परों के रंगों में नहीं बल्कि दिल में होती है। दूसरों की नकल उतारने से पक्षी सिर्फ तमाशा बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेश के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया, थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? बाजी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेश में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कवि और बादल कवि का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी
तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी, तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है वो कौवे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ माझी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती, और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कौवे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं जहां मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कौवों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है, चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल, कहाँ है तू? अपनी जान बचा और भाग जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा। छोड़ दो ये खेत अब हमारा है। मेरा मतलब भूतों का है। चलो दोस्तों, समय आ गया है, पकड़ते हैं इन चोरों को और बताते हैं कि असली भूत कौन होता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उन कौवों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। क्यों बादल और बिजली, बहुत शौक था ना दूसरों को डराने का। अब जरा हमारी मार का जायका भी चख लो। बिजली और बादल की खूब धुलाई होती है। वो दोनों पति पत्नी काई काई करते हुए खेत से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। देखिए माँ जी, आप अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी, इसलिए तो वो कौवे इस बात का फायदा उठाकर आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे। क्या बादल, वो कौवे मेरे सामने चिड़िया की बहुत बुराइयां करते थे। माँ जी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे थे ताकि आप कोमल पर और जुल्म करें और वो टूटकर ये जंगल छोड़कर चली जाए, और फिर आपको रास्ते से हटाकर वो इस खेत पर कब्जा करने वाले थे। कोमल बेटी, क्या मैं वाकई ही इतनी अंधी हो गई थी? मैंने इस जंगल के झूठे पक्षियों पर यकीन कर लिया और अपनी बेटी जैसी बहू को बोझ समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है आप उन कौवों के बहकावे में आ गई थी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और उसकी सास मिलकर खेतों में काम करती हैं। मिलकर काम करने से
उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। वो ढेर सारी बोरियां मकई की भरती हैं और उन्हें जंगल में बेच आती हैं। तभी बंटी चिड़ा भी परदेश के जंगल से आ जाता है और वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। कुछ घाव समय के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन माँ से बिछड़ने का दुख वो है जो आत्मा को खा जाता है। कोमल चिड़िया की जिंदगी इसी समय रुक गई थी जब इसकी माँ इसे अकेला छोड़कर चली गई। आकाश चिड़ा जो अपनी बेटी की उदासी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रहा था जो इसका घर बसा देता या सब कुछ राख कर देता। कोमल बेटी, कब तक ऐसे अकेली बैठी रहोगी? तुम्हें एक माँ के प्यार की जरूरत है और मुझे एक सहारे की। कल बिजली कभी आ रही है, वो तुम्हारी नई माँ होगी। बाबा, क्या वो मुझे मेरी सगी माँ जैसा प्यार देगी? हाँ बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। उसकी भी एक बेटी है, वो तुम्हारे जितनी है। तुम दोनों मिलकर खुश रहना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिजली कभी अपनी बेटी पिंकी को लेकर वहां पहुंच जाती है। बिजली कभी पूरे जंगल में अपनी लालच की वजह से मशहूर थी। इसे पता था कि आकाश एक भोला भाला मेहनती चिड़ा है जिसने अपनी मेहनत से ढेर सारा सोना और अनाज जमा कर रखा है। वो ममता का निकाब पहनकर इस घर को लूटने आई थी। आकाश जी, देखो मैं कोमल के लिए क्या लाई हूँ। आज से ये घर मेरा है और कोमल मेरी बेटी है। मेरी पिंकी और ये कोमल दोनों मिलकर खेलेंगी। मुझे तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। पास बैठा मिठू तोता बिजली को देखकर बोलता है, आकाश भैया, कभी और चिड़े का जोड़ नहीं बनता। पानी और आग का रिश्ता मत जोड़ो, पछताओगे। अरे तोते जी, अपनी अकल अपने पास रखो। मैं यहाँ प्यार बांटने आई हूँ, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। फिर आकाश चिड़ा बिजली का भी उसकी बेटी पिंकी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। शादी के कुछ दिन बीतते ही घर का नक्शा बदल जाता है। शेर की खाल पहन लेने से गिद्दड़ शेर नहीं बन जाता। जैसे ही आकाश चिड़ा दाना लेने दूर जाता है तो बिजली का भी मलका बन जाती है। कोमल जो शहजादियों की तरह रहती थी, अब अपने ही घर में एक नौकरानी बन चुकी थी। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी बिजली का भी आकर चिड़िया को लात मारती है और उठाती है। ओए महारानी, उठ जा, जाकर नदी से ठंडा पानी ला और मेरी बेटी पिंकी के परों को साफ कर। और हाँ, खबरदार, अगर आकाश को कुछ बताया तो तेरी जुबान काट दूंगी। देखो माँ, ये काली चिड़िया कितनी गंदी लग रही है। इसे कहो मेरे लिए शहद भी ढूंढ कर लाए, मुझे भूख लगी है। कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी बुलबुल कबूतर वहाँ आते हैं। कोमल, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं और शरीर पर भी बहुत घाव है। क्या तुम्हें बिजली ने मारा है? हाँ चिड़िया, सच बताओ। बुलबुल सब ठीक कह रही है। हमें तुम्हारी हालत देखकर सब मालूम हो रहा है। हम सब ये बातें आकाश को बताते हैं। ये कभी तो हमारे जंगल के सुकून को बर्बाद कर रही है। नहीं दोस्तों, अगर पापा को पता चला तो वो टूट जाएंगे। वो बिजली पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आकाश की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो घोंसले में लेट जाता है। मैं सब सह लूंगी, बस पापा खुश रहे। पिंकी, आकाश ने अपना सारा सोना अपनी बेटी कोमल को दे रखा है। जब तक ये कोमल जिंदा है, आकाश वो सोना मेरे नाम नहीं करेगा। कल सुबह हम इसे अंधी खाई में भेजेंगे। वहाँ एक पुराना दुश्मन सांप रहता है, वो इसका काम तमाम कर देगा। हाँ माँ, फिर तो सोना भी हमारा होगा और आकाश चिड़ा भी आपका गुलाम होगा। चीकू तोता जो खिड़की से गुजर रहा था, वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। सालिमो, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। तोता भागता हुआ कबूतर और बुलबुल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोते, अंधी खाई एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचते हुए भी डरती है। हाँ, झाड़ियाँ इतनी घनी है कि रास्ता नजर नहीं आता। अगर चिड़िया वहाँ चली गई तो उसका वापिस आना बहुत मुश्किल है। अब हम सबको ही कुछ करना होगा।
देख कोमल, अगर तू अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो तुझे अंधी खाई में जाना ही होगा। जरा देख तो अपने पिता की हालत। उल्लू वैद्य ने मुझे बताया है कि वहाँ एक नीला फूल है। अगर तू उस काली खाई से वो नीला फूल ले आई तो तेरे बीमार बाप का इलाज हो सकता है। कोमल चिड़िया अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कुछ भी सोचे बिना वहाँ से उड़ जाती है। अंधी खाई में मौत के साए मंडला रहे थे। कोमल जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुँचती है तो इसे दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, जो अंधेरे में किसी भूखे शिकारी की तरह इसे घूर रही थीं। वो एक बहुत बड़ा काला सांप था, जिसे बिजली कपी ने पहले ही अंडे और सोने का लालच देकर वहाँ बुलवाया था। अरे ये नीला फूल कहाँ है? बाबा के पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी करनी होगी। नन्ही चिड़िया, तुझे फूल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मिलने वाली है। बिजली ने ठीक कहा था, इस चिड़िया का मांस बहुत नरम होगा। एक झाड़ियों के पीछे छुपी बिजली कपी और उसकी पिंकी ये सब तमाशा देखने के लिए आई हुई थी। देखा पिंकी, अब ये मर जाएगी और फिर सारा खजाना हमारा होगा। जैसे ही काला नाग चिड़िया पर हमला करने लगता है तो आसमान से एक तेज चीख सुनाई देती है। चीकू तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आ जाते हैं। तोते के पंखों में एक जलती हुई मशाल थी। तोता मशाल सांप के आगे फेंक देता है। सांप आग से डरकर पीछे भाग जाता है और एक झाड़ियों में घुस जाता है। बिजली और पिंकी के पीछे आकाश भी आ जाता है। उसे तोते ने सारी बात बता दी थी। वो उन दोनों को पकड़कर सभी पक्षियों के सामने लाता है। बिजली, ये है तुम्हारी सच्ची ममता। तुम मेरी बेटी को इस जहरीले नाग के सामने फेंककर तमाशा देख रही हो। बिजली कभी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। नहीं नहीं आकाश, ये तोता और कबूतर आपको भड़का रहे हैं। मैं तो यहाँ कोमल को बचाने के लिए इस सांप से लड़ रही थी। तोता गुस्से में आकर कहता है, चुप कर जाओ काली कपी, मैंने तुम्हारी सारी साजिश अपने कानों से सुनी थी। तुमने सोना हासिल करने के लिए इस मासूम चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया। बिजली, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अपनी बेटी को लेकर ये जंगल छोड़कर चली जाओ। उसके बाद मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और पिंकी वहाँ अकेली थी। सांप जो भूखा था वो बिजली की तरफ आता है और वो बिजली को दबोच लेता है। पिंकी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। सच सांप, मुझे मत खाओ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मुझे भूख लगी है, क्या दोस्त और क्या दुश्मन। अब तू पपी मेरे पेट की भूख मिटाएगी। ऐसा कहते हुए सांप बिजली कपी को मारकर खा जाता है। बिजली ने कोमल के लिए जो खड्डा खोदा था, अब वो खुद उसमें गिर गई थी। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे माँ देने के चक्कर में तेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे क्या मालूम था कि वो कभी तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। बाबा, आप ठीक हो जाएं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों याद रखें, रिश्ते कागज के टुकड़ों या सोने के सिक्कों से नहीं बनते। धोखा और फरेब की अमारत एक न एक दिन गिर जाती है। सच्ची ममता वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो है जो हिफाजत करे। कोमल के सब्र और इसके दोस्तों की वफादारी ने साबित कर दिया कि नेकी का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन मंजिल हमेशा सुंदर होती है। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो। बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियाँ देना बंद कर। तेरे इस चूं से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है।
मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है? फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यहीं बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा, कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ। अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौटकर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है।
कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊं। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है। जो मैं कभी ना कर पाई, तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तो इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा। बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कवि को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कपी बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कवि और बादल कव्वा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कवि, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कव्वों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहाँ से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन। देखो, आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए। दूर किसी जंगल में कोमल चिड़िया जंगल की रानी थी। उसके राज्य में सभी पक्षी बहुत खुश थे। कोमल चिड़िया का मंत्री चीकू तोता था। वो चिड़िया को बहुत अच्छी सलाह दिया करता था। चिड़िया भी तोते से बहुत खुश थी, इसीलिए वो किसी भी मामले में तोते से सलाह किया करती थी। उसी जंगल में एक बिजली कवि रहती थी जो बहुत चालाक थी। वो चिड़िया की मंत्री बनना चाहती थी। चिड़िया अच्छे से जानती थी कि बिजली बहुत चालाक है, इसलिए वो अपने पास उसे नौकरी पर नहीं रखती थी। जिस बात का बिजली कवि को बहुत दुख था और वो हर समय प्लान बनाती रहती थी कि कैसे वो चिड़िया से बदला ले और उस जंगल की रानी बन जाए। ये छोटी चिड़िया कितनी बुरी लगती है। मेरा मन करता है 1 मिनट से पहले इसे मार दूं। और वो मोटी चोंच वाला कितनी चापलूसी करता है। एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं दोनों से हिसाब बराबर करूंगी। एक बार मैं अपनी सहेली भूरी उल्लू के पास जाती हूँ, शायद उसके पास कोई उपाय हो। फिर बिजली कवि अपनी सहेली भूरी से मिलने दूसरे जंगल चली जाती है। क्या हाल है मेरी सहेली का? आज कैसे आना हुआ? भूरी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। बिजली, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बगैर मतलब के तुम कभी नहीं आती। बताओ क्या बात है? अच्छा,
तुम इतना कह रही हो तो बता देती हूँ। भूरी सहेली, तुम तो जानती हो हमारे जंगल की चिड़िया रानी को। मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगती, और उसका मंत्री तोता, वो तो मुझे उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से मैं जंगल की रानी बन जाऊँ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। बस बिजली, इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास ये जहरीले फूल हैं। तुम ये फूल रानी के भोजन में मिला देना और इल्जाम उस तोते पर लगा देना। देखना कैसे ही दोनों तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। वाह वाह सहेली, कमाल का आइडिया है। अब मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे जंगल में जरूर आना। हाँ हाँ, जब तुम रानी बनोगी तो मैं जरूर आऊंगी। फिर बिजली का भी वो जहरीले फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं इन फूलों को रानी चिड़िया के भोजन में कैसे मिलाऊं? वो मोटी चोंच वाला तो हर समय सर पर सवार रहता है। पहले उस मोटी चोंच वाले को यहाँ से भगाना होगा, फिर ही मैं ये फूल चिड़िया के भोजन में मिलाऊंगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। बिजली का भी कुछ सोचती है और सो जाती है। अगली सुबह होते ही बिजली का भी सीधी तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बिजली, बस मैं रानी के पास ही जाने वाला था। तुम सुनाओ, सब ठीक तो है ना? आज सुबह सुबह ही उठ गए। हाँ तोते भैया, मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी का संदेश देने आई थी। कल मैं दूसरे जंगल गई थी। रास्ते में तुम्हारी बहन मुझे मिली थी। वो कह रही थी कि मेरे तोते भैया को संदेश दे देना, आज आकर मुझे मिल जाए, कि मैंने अपने भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। तोते, मुझे तो तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तुम जरूर आज अपनी दीदी से मिलने चले जाओ। मैं तो कहती हूँ कि अभी चले जाओ। मैं तुम्हारा रानी को बता दूंगी। बिजली, मेरी बहन ज्यादा तो बीमार नहीं थी। मुझे तो कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही थी। तो ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। तुम महारानी चिड़िया से कह देना। हाँ हाँ तोते, तुम चिंता नहीं करो, मैं बता दूंगी। फिर चीकू तोता दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। फिर बिजली का भी अपने घोंसले की ओर वो पत्ते लेने जो कल वो अपनी दोस्त से लेकर आई थी। तोता जब दूसरे जंगल अपनी बहन के पास पहुंचता है तो वो बिल्कुल ठीक थी। दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, लेकिन उस कपी ने मुझे ये क्यों कहा कि तुम बीमार हो? क्या कपी? मुझे तो कोई कपी नहीं मिली। न जाने कपी ने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर तोता बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा दीदी, अब मुझे वापस जाना होगा। लगता है वो काली कपी जरूर कोई चालाकी कर रही है। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से वापस चला जाता है। मुझे भी जाकर देखना चाहिए, कहीं मेरा भैया कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। और फिर तोते की दीदी भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी ओर बिजली का भी वो जहरीले फूल चिड़िया के भोजन में मिला देती है। तभी महारानी चिड़िया भी भोजन खाने के लिए आ जाती है। अरे, ये तोता नहीं आया अभी तक। रानी जी, ये भोजन तोता रख कर गया है, बोल रहा था कि मैं अभी आता हूँ। फिर चिड़िया वो भोजन खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद उस पर उन जहरीले पत्तों का असर होने लगता है। बिजली का भी वहाँ से तुरंत चली जाती है। रानी कोमल तड़पना शुरू कर देती है। तभी तोता वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। रानी, आपको क्या हुआ है? लेकिन चिड़िया के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तभी बिजली का भी 2 सिपाही लेकर वहाँ आ जाती है। ये देखो, तोते ने क्या किया, इसने रानी को जहर दे दिया। सिपाहियों, जल्दी से इसे पकड़ लो और इसे फांसी दे दो। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोते हुए तोता ऐसा कहता है, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब बताओ चिड़िया, मुझे नौकरी नहीं